नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने मुख्यमंत्री निवास पर 9 गुरुकुल और नेतृत्व साधना केंद्र की बालिकाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 120वीं कड़ी सुनी। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए सभी के सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, विधायक किरण देव और विधायक पुरंदर मिश्रा भी मौजूद रहे। और इस बीच देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री साय ने भी मन की बात कार्यक्रम को सुना है और इसी के साथ पीएम मोदी ने दी हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। जहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने मुख्यमंत्री निवास पर 9 गुरुकुल और नेतृत्व साधना केंद्र की बालिकाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात 120वीं कड़ी सुनी। और मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की बधाई दी, शुभकामनाएं देते हुए सभी सुख समृद्धि की कामना की। अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, विधायक किरण देव और विधायक पुरंदर मिश्रा भी इस वक्त मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित करते हैं। जहां उन्होंने आज भी मन की बात कार्यक्रम के 120वें एपिसोड को संबोधित किया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णु देसाई भी मौजूद रहे, तमाम नेता और यहां तक कि यहां पर केंद्रीय मंत्री की भी मौजूदगी देखी गई। जहां पर मुख्यमंत्री की यहां पर मौजूदगी देखी जा रही है, वो भी मन की बात कार्यक्रम को सुने। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को चैत्र नवरात्रि की बधाई दी और इसी के साथ साथ हिंदू नववर्ष की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए देश के प्रधानमंत्री नजर आए। इस रायपुर में एआई विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई, जहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए के बीच मुख्यमंत्री विष्णु देसाई पहुंचे। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यापक आर्थिक सुधारों के कारण भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जीएसटी और कर सुधारों ने टैक्स व्यवस्था को सरल बनाया है और राजस्व संग्रह को मजबूत किया है। वहीं सीएम साय ने फाइनेंस एक्सपर्ट्स को संबोधित करते हुए कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भारत के इस विकास यात्रा में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पाने में भी उनकी भागीदारी अहम होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने सीए छत्तीसगढ़ के विशेष लोगों को भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने बलौदाबाजार में आयोजित गोंडवाना सामाजिक विवाह और महासम्मेलन में शामिल होकर 44 नवविवाहित जोड़ों का आशीर्वाद दिया और उनके सुखद दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। यह आयोजन आदिवासी ध्रुव गोंड समाज खल्लारी महाकालेश्वर के तत्वाधान में नवीन कृषि उपज मंडी परिसर में पारंपरिक गोंडी रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम की शुरुआत भगवान बूढ़ा देव की पूजा अर्चना से की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह जैसे आयोजन सामाजिक एकता, सहयोग और संस्कारों को बढ़ावा देते हैं। ये न केवल आर्थिक रूप से सहायक है बल्कि समाज में सकारात्मक आदर्श भी स्थापित करते हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने बलौदाबाजार में आयोजित गोंडवाना सामाजिक विवाह और महासम्मेलन में शामिल होकर 44 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके सुखद दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। और ये आयोजन आदिवासी ध्रुव गोंड समाज खल्लारी महाकालेश्वर के तत्वाधान में नवीन कृषि उपज मंडी परिसर में पारंपरिक गोंडी रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। उप मुख्यमंत्री और बेमेतरा जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव और खाद्य मंत्री दयालदास बघेल मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बेमेतरा जिला मुख्यालय में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए। बेमेतरा के कंतेली इंडोर स्टेडियम में
आयोजित भव्य आयोजन में 171 जोड़े पारंपरिक रीति रिवाजों से परिणय सूत्र में बंधे। गृहस्थ जीवन की शुरुआत के लिए शासन की ओर से हर दंपति को 35,000 रुपए की चेक और 15,000 रुपए के उपहार प्रदान किए गए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और खाद्य मंत्री बघेल ने सभी नव दंपतियों के सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए हार्दिक बधाई दी। सांसद विजय बघेल, विधायक दीपेश साहू और ईश्वर साहू भी सामूहिक विवाह में शामिल हुए। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने शासकीय जे योगानंद छत्तीसगढ़ महाविद्यालय में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों को सम्मानित किया। अग्रवाल ने सम्मानित प्रतिभाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जो लोग किसी भी क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं, उनका सम्मान करने से समाज को प्रेरणा मिलती है। दूसरे लोग भी अपना बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में शोध का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि ये न केवल ज्ञान के विस्तार में सहायक होता है, बल्कि समाज, उद्योग और विज्ञान में नवाचार को भी बढ़ावा देता है। शोध से प्राप्त निष्कर्ष नए सिद्धांतों, तकनीकों और समाधानों के विकास में मदद करते हैं, जिससे न केवल शिक्षा, आम जनता भी लाभान्वित होती है। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के मुख्य आतिथ्य में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में किए गए कार्यों की प्रगति और आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 की कार्य योजना की स्वीकृति के लिए अनुमोदन दिया गया। इस दौरान कटघोरा में विधायक प्रेमचंद पटेल, पाली तनाखार क्षेत्र विधायक तुलेश्वर सिंह मरकाम सहित अन्य जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में डीएमएफ अंतर्गत विभिन्न एजेंडाओं पर चर्चा उपरांत सभी मंत्री देवांगन ने कहा कि डीएमएफ से जिले में विकास का काम जन अपेक्षाओं की पूर्ति के साथ किया जा रहा है। जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अधोसंरचना सहित जनहितैषी कार्यों को प्रस्ताव में प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को स्वीकृत कार्यों की नियमित समीक्षा करने के लिए निर्देश दिए हैं, जिससे निर्माण कार्य समय सीमा से पूर्ण हो सके। साथ ही निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने अभनपुर ब्लॉक के ग्राम केंद्री का दौरा किया, जहां उन्होंने अमृत सरोवर के तहत बनाए जा रहे तालाब का निरीक्षण किया और गहरीकरण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मौके पर जाकर खुद गड्ढे की साइज का माप करवाया और कार्य की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मनरेगा के तहत काम कर रहे मजदूरों से बातचीत की। उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें समय पर काम और मजदूरी मिल रही है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि श्रमिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस दौरान मजदूरों ने अपने अनुभव साझा किए और कलेक्टर ने उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मजदूरी के भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी न हो और श्रमिकों को समय पर सभी सुविधाएं मिले। रविवार से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और ऐसे में छत्तीसगढ़ के सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। लोग अपने अपने नजदीकी मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और इसी के साथ ही मनोकामना ज्योति कलश भी लोगों ने प्रज्वलित करवाए हैं। सभी मंदिरों में तैयारियां पूरी हो गई हैं, तो वहीं श्रद्धालुओं के आने जाने की व्यवस्था सहित मंदिर में साफ सफाई और इसके साथ ही ज्योत जलाने की संपूर्ण व्यवस्था भी प्रबंधन की ओर से कर ली गई है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के काली मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है, जिसका हमारे संवाददाता छाया जायसवाल ने जायजा लिया। चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई है और ऐसे में छत्तीसगढ़ के सभी देवी मंदिरों में जो है तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और देश भर से जो श्रद्धालु है, सभी श्रद्धालु अपने अपने जो नजदीकी मंदिर है वहां पर पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। और इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के काली माता मंदिर में स्थित मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है श्रद्धालुओं की काफी भीड़ लग रही है, जो कि जो है फूलों के जो स्टॉल्स हैं वो लगे हुए हैं यहाँ पर और तमाम तरीके की जो चीजें हैं वो यहाँ पर सज चुकी है। मंदिर के बाहर जो है बहुत ही खूबसूरत सा नजारा दिख रहा है, जहां पर जो है फूलों के जो स्टॉल्स हैं
जो नारियल है, श्रीफल और जो माता रानी की जो जितनी श्रृंगार की सामग्रियां होती है वो सभी यहाँ पर लगाए गए हैं और लाइन से जो है इन सभी स्टॉलों में जो श्रद्धालु है वो अपने जरूरत का सामान खरीद रहे हैं और माता रानी को चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि राजधानी रायपुर का ये बहुत ही पुराना काली मंदिर है। इस मंदिर का भी काफी पुराना इतिहास रहा है और इसके अंदर भी जाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जो श्रद्धालु है वो पहुंचे हुए हैं, दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तमाम तरीके की जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पर वो करते नजर आएंगे। और आपको बता दें कि आज नवरात्रि का पहला दिन है, चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो चुकी है। तमाम तरीके से श्रद्धालु जो है पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो है क्या कुछ मनोकामना लेकर आज पहुंचे हुए हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन है, क्या कुछ कहेंगे? माता रानी बहुत अच्छी है, बहुत जो भी हमारी मनोकामना होती है माता जी हमारी पूरी मनोकामना पूरी करती हैं। और क्या कहेंगे, क्या मनोकामना लेकर आज पहुंची हुई है? क्या जोत भी करवाए? जो भी हमारी मनोकामना होती है माता रानी हमारी सभी मनोकामना पूरी करती है, हमारे बच्चों की, हमारी सब। कब से आ रही है इस मंदिर को? हमारे 25 साल से आ रहे हैं हम। क्या कुछ इतिहास है इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए? मंदिर में बहुत श्रद्धा है, हर चीज है यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है जो अपन नहीं बोल सकते हैं, सब कुछ है माता रानी के दरबार में। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मंदिर है माता काली का मंदिर है और बहुत ही काफी पुराना मंदिर कहा जाता है इसे और बहुत सारे श्रद्धालु जो है मेन रोड पर ये स्थित है और जो है काफी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं दर्शन पूजन करने के लिए। और जो है मंदिर प्रबंधन के पुजारियों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ विशेष रहता है, क्या कुछ तैयारियां की गई है मंदिर में इस बार, क्योंकि काफी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। क्या ये मंदिर काफी प्राचीन काली मंदिर है रायपुर का। यहाँ पर हर वर्ष लगभग 3000 से 4000 के बीच में जोत जलाई जाती है और रायपुर वालों की इस पर विशेष आस्था है। 11:30 से 12:30 बजे के बीच में पूजा के पश्चात यहाँ पर अभी जोत का प्रज्वलन किया जाएगा, जिसमें सभी वर्ग के लोग शामिल होते हैं और माँ से इतनी आस्था है, सारी लोगों की मनोकामना पूर्ण करती है माँ। ज्योत कलश इस बार जलाए गए हैं यहाँ पर और कितनी व्यवस्था है उसके? इसमें यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं। 50 से 60 आदमी की ज्योति की देखरेख करने के लिए टीम बनाई गई है। साथ में मंदिर प्रशासन के द्वारा नए भवन का भी निर्माण पिछले वर्ष कराया गया था। सारी ज्योत वहीं पे प्रज्वलित की जाती है और देखरेख बहुत ही अच्छे तरीके से की जाती है। घी में मिलावट जैसी समस्या देखने को मिली थी, जिसके वजह से इस बार बमलेश्वरी मंदिर में घी के दीपक नहीं जल रहे। क्या यहाँ पर घी के दीपक जलाए जा रहे हैं? हाँ, यहाँ पे कुछ दीपक घी के जलाए जा रहे हैं और घी की गुणवत्ता को देखकर ही उसको खरीदा गया है और काफी जोत जो है वो तेल की ही जल रही है। घी के नाम मात्र के कम जोत जल रही है। कितने जोत जलाए गए हैं? लगभग 4000। तो आप देख सकते हैं कि मंदिर प्रबंधन के लोगों से भी हमने बातचीत की है। उनका कहना है कि घी के दीपक जो है बहुत ज्यादा नहीं जलाए जा रहे हैं, लेकिन जो है बहुत से दीपक जो तेल के हैं वो भी जलाए जा रहे हैं और साथ ही साथ जो घी के दीपक है उनको भी प्रज्वलित किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक काफी पुराना पेड़ भी है। ये जो पेड़ है इसी के नीचे पर जो माता है वो विराजमान है और काफी पुराना ये पेड़ माना जाता है। और इसी के साथ आपको बता दें कि ये जो मंदिर है, मंदिर में काफी पुरानी जो प्रतिमा है वो स्थापित की गई है। फिलहाल जो प्रतिमा है उसे बदला गया है और कुछ दिन पहले ही इसे जो नई प्रतिमा है वो यहाँ पर स्थापित की गई है। तो काफी जो मान्यता है वो है यहाँ पर। और भी मंदिर के श्रद्धालुओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर आप पहुंचे हुए आज नवरात्रि का पहला दिन है, दर्शन करने आए यहाँ पे। कब से आ रहे हैं? मेरे को करीबन 20 साल 25 साल हो गया। क्या मान्यता है इस मंदिर की, क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर में? कलश वलश रखते हैं, जोत जलता है, शुरू से जोत जल रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है मंदिर में काफी जो आस्था है भक्तों की वो यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं और पहुंचते हुए हैं। काफी जो बड़ी संख्या में आज, क्योंकि मंदिर में थोड़ी कम भीड़ देखी जा रही है क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है, लेकिन यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं की भारी मात्रा में भीड़ उमड़ती है। ये मेन चौराहा है और यहाँ पर जो है श्रद्धालु काफी संख्या में पहुंचते हैं। पूरी जो चौराहा है, सप्तमी या अष्टमी की अगर मैं बात करूं तो भारी संख्या में भीड़ यहाँ पर लोगों की देखी जाती है। लाइन लगी होती है और
और जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो यहाँ पर बारी बारी से दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ पर ज्योति कलश की भी स्थापना की गई है और इसी के साथ विभिन्न तरीके के जो प्रबंधन समिति के जो लोग हैं उन्होंने तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की हुई है। आपको बता दें, अंतिम दिन यहाँ पर जो है हवन पूजन का भी कार्यक्रम रखा जाता है और इसमें भी भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो हिस्सा लेते हैं और तमाम तरीके की जो पूजा अर्चना है, मनोकामना है, वो माता रानी यहाँ पर भक्तों की पूरी करती है। तो कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज रायपुर। और वहीं कोंडा गांव के द्वारा निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के 7वें चरण का शुभारंभ किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने भारत माता के छायाचित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया। तो वहीं इसके बाद समस्त अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया, जहां स्वागत किया गया। इसके बाद बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा ने युवक और युवतियों को निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी। जिला रोजगार अधिकारी पवन नेताब ने प्रशिक्षण में भाग लेने वाले युवक और युवतियों को कड़ी मेहनत करने को कहा और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के कार्यों की सराहना की। सुकमा में हुए नक्सली एनकाउंटर को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों को धन्यवाद और साथ ही उनकी कार्रवाई पर उन्हें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नमन भी किया। साथ ही कहा कि 15 महीने की सरकार में पूरी मजबूती के साथ हमारे जवान नक्सलियों के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और देश के गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 तक नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसको ध्यान में रखते हुए हम पूरी मजबूती के साथ नक्सलवाद को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज नक्सली मुठभेड़ जो बीजापुर में चल रहा है उसमें अभी तक 16 नक्सलियों के डेड बॉडी मिले हैं। तो मैं हमारे सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद देता हूं, उनके साहस को नमन करता हूं। और 15 महीने के हमारे सरकार में बहुत मजबूती के साथ हमारे जवान नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं। और जिस तरह से सबको मालूम है कि हमारे देश के जो यशस्वी गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी आने वाले साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना चाहते हैं। और आज सबसे बड़ी संख्या नक्सलियों की हमारे प्रदेश में ही है, लेकिन डबल इंजन की सरकार के कारण, उनके मार्गदर्शन के कारण बड़ी मजबूती के साथ हम लोग नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और हमको पूरा विश्वास है कि उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 17 नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ। मामले को लेकर गृहमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जवानों की भुजाओं की ताकत है। अब तक 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। 2 जवान घायल भी हुए हैं हमारे, लेकिन खतरे से बाहर है। साथ ही उन्होंने कहा कि 85 दिनों में 133 नक्सली मारे गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी इसमें है वह सरेंडर करे और सरकार उनका पूरी तरीके से साथ देगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है, विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन बड़ा है, तय तिथि पर टारगेट को पूरा किया जाएगा। पूरी ताकत, पूरी दृढ़ता के साथ सरकार काम कर रही है। जवानों के भुजाओं की ताकत पर एक और बड़ी सफलता मिली है। सुकमा जिले के केरलापाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत सर्चिंग तो जारी ही था। सुबह की मुठभेड़ में 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। SLR, इंसास, AK-47 और कंट्रीमेड बहुत सारे हथियार भी इसमें शामिल हैं। 2 जवान हमारे उसमें घायल हुए हैं, परंतु वो खतरे से बाहर है और उनको जिला मुख्यालय लाकर के आवश्यकता अनुरूप उच्च स्थानों पर, बड़े स्थानों पर इसके इलाज के लिए लाया जा रहा है। मैं सोचता हूं कि विगत इस नए वर्ष में 85 दिनों में 133 नक्सली मारे गए हैं। इस नए वर्ष में 2025 में 85 दिनों में 133 नक्सली मारे गए हैं। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो लगभग 27-2800 की संख्या में नक्सली या सरेंडर हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं या मारे गए हैं। सरकार एक गोली भी नहीं चलाना चाहती और एक बहुत अच्छे रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के साथ सरकार की अपील है कि जो भी लोग इसमें हैं वो सरेंडर करें, अपना जीवन सुरक्षित करें और सरकार इसमें पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे लाइफ सेटल करने तक उनके साथ होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इस पूरे अभियान में ये अवश्य है कि माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है। नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी खत्म हुई,
370 खत्म हुआ है। देश में होने वाले बम धमाके खत्म हुए हैं। माननीय अमित शाह जी के संकल्प के साथ साथ माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन बढ़ा है और मैं सोचता हूं कि नियत समय में मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म का समापन हो जाएगा। नक्सल पीड़ितों और नक्सलियों के आत्मसमर्पण को लेकर सरकार नई पॉलिसी लेकर आई है। मामले पर बयान देते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि नक्सली जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए जगह जगह आईडी लगाकर रखते हैं। इसमें न जाने कितनी बेकसूर लोग इसके शिकार हो जाते हैं और जिसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कभी कभी कुछ गांव वाले और यहां तक कि कई बार खुद नक्सली भी इसकी चपेट में आ जाते हैं और इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है और इसलिए सरकार ने ये पॉलिसी बनाई है। आईडी ब्लास्ट एक बड़ी समस्या है और इस पर भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आपको बताना है, आईईडी ये बड़ा चैलेंज है अभी हम सब के लिए। और एक बार पुनः बीजापुर में भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुड़गा गांव है, वहां पर सरस्वती ओयाम नामक महिला आईडी के चपेट में आ गए। इन्होंने कहीं पर भी छा दिया है, कुछ भी कर दिया है। गांव वाले भी इसमें हताहत हो रहे हैं, इसमें जानवर भी मारे जा रहे हैं, इसमें स्वयं भी शायद कभी मारे जाते होंगे मुझे लगता है। और अगर ये जवानों के लिए भी इन्होंने लगा कर रखे तो महिला के दोनों पैर उड़ गए। अभी इलाज जारी है। मैं सोचता हूं कि वो ठीक होंगी और उनको इसके पहले भी अनेक ऐसे प्रकरण हुए। इन प्रकरणों पर चिंता करनी चाहिए। मैं दुनिया की मीडिया से निवेदन करता हूं कि और किस बात की चिंता के लिए वो समय बिताते हैं। नक्सलियों के द्वारा इस तरह पीड़ा जिनको दी गई है उसकी चिंता कौन करेगा। इनको लेकर के एक बार एक टीम वहां दिल्ली भी गई थी, राष्ट्रपति जी से यूएचएम साहब से मुलाकात हुई थी और जेएनयू की धरती में, जेएनयू के कैंपस में इनका धरना हुआ था, जिन्होंने इन लोगों ने नारे लगाए थे कि माओवाद की चिता जलेगी जेएनयू की धरती में, नक्सलवाद की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती में, ये नारे लगाए गए थे। इस तरह की अनेक प्रकरण हैं। ऐसे इतने हत्याएं इन लोगों ने की हैं। इसके साथ ही साथ कितने लोगों को बेघर कर दिया है, डरा धमका कर उनके घरों से, उनके खेतों से उनको दूर कर दिया है। ये सारे लोग नक्सल पीड़ित हैं और इनके लिए भी इस बार जो सरकार ने पॉलिसी लाई है वो नक्सल पीड़ितों के लिए भी और नक्सल के आत्मसमर्पण करने वाले दोनों के लिए लेकर सरकार पॉलिसी लेकर आई है। बीजेपी की नवनिर्वाचित महापौर अलका बागमा ने शुक्रवार को दुर्ग नगर निगम का बजट पेश किया, जिसे लोगों की समस्याओं और शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस बजट में पिछले साल की तुलना में 5 लाख रुपए का घाटा दिखाया गया है। बता दें कि महापौर ने 5 करोड़ 19 लाख रुपए का बजट पेश किया, जिसमें कई विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। खासतौर पर पानी की समस्या, कचरा प्रबंधन, पार्किंग सुविधा और शहरी सौंदर्यीकरण को लेकर महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। महापौर अलका ने बजट पेश करते हुए कहा कि हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट वाटर और पार्किंग सुविधा को बेहतर बनाना है। ये बजट शहर की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हमने लोगों की समस्याओं को समझकर उनके समाधान के लिए योजनाएं बनाई है। वहीं कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले ने इस बजट की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ये बजट आम जनता के लिए पूरी तरह से असफल साबित होगा। महापौर ने सिर्फ पुराने बजट को दोहराया है, इसमें कोई नई योजना का क्रांतिकारी बदलाव नहीं दिख रहा है। से हम रखे हैं, इसमें मल्टी लेवल पार्किंग का रखे हैं जो शहर के लिए बहुत ही आवश्यक है। दूसरा हमने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का रखा है जिससे पानी शुद्ध हो। ये हमारे 2 बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। बाकी जो हमने रखे हैं, जो हमारा अटल विश्वास योजना था, उस पर भी जितनी भी घोषणाएं हमने की थी उन सारी घोषणाओं को शामिल करने की कोशिश की है। बजट टोटल कॉपी पेस्ट है। पूर्ववर्ती सरकार की जो योजनाएं थी उसको अपना बताकर इन्होंने बजट में पेश किया। नया कुछ नहीं है बजट में, न गायों के लिए है न सांडों के लिए है। आज गायों सांडों के कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं। कुत्तों के का आतंक इतना मचा हुआ है कि कुत्ते अपना लोगों को काट रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई योजना नहीं है। नल टैक्स अलग जबरदस्ती वसूला जा रहा है। जहां पे 1 साल पहले नल लगा है तो उसको 3 साल का नल टैक्स देना पड़ रहा है। राष्ट्रीय विकास और ग्रामीण विकास बैंक ने राज्य ऋण संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री केदार कश्यप मुख्य रूप से शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नाबार्ड को राज्य ऋण संगोष्ठी का
आयोजित करने के लिए बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों की सहायता करने में नाबार्ड की ओर से निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका शामिल है। उन्होंने सभी बैंकों से छत्तीसगढ़ में किसानों और अन्य लोगों की बेहतरी के लिए नाबार्ड छत्तीसगढ़ की तरफ से दिए गए अनुमानों पर ध्यान देने का अनुरोध भी किया है। मंत्री ने कहा कि वो चाहते हैं कि नाबार्ड छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग की पैठ बढ़ने के लिए राज्य सरकार के साथ सहयोग करे। उन्होंने बस्तर की सालपी जीआईई की टैंगिंग और छत्तीसगढ़ की पारंपरिक फसलों के मूल संवर्धन पर भी विचार विमर्श किया। वहीं नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर ज्ञानेन्द्र मणि ने बताया है कि नाबार्ड ने वर्ष 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ के प्राथमिक क्षेत्र में के तहत क्रेडिट क्षमता 1.1 लाख 8 करोड़ रुपए की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।